जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का दिन 26 जुलाई बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के युवा को ये पता होना चाहिए, जैसे वैलेंटाइंस डे, ये डे वो डे वेस्टर्न डेज को जानता है, ऐसे हर एक नौजवान को, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को ये मालूम होना चाहिए कि 26 जुलाई का दिन कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए। किन बलिदानों के साथ हमारी भारत माता के वीर सपूतों ने करगिल 1999 देश को बहुत बड़ी फतेह दिलाई थी, सिर्फ बातों से नहीं, भारत माता की धरती को, जमीन को अपने लहू से सींच के। तो आज हम बात करेंगे करगिल दिवस या विजय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, कैसा क्या हमारी भारतीय सेना ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी पैरामिलिट्रीज ने जॉइंट ऑपरेशंस में, कि आज हम इस दिवस को बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। करगिल बटालिक सेक्टर नलगांव गरकौन गांव का एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता था, एक दिन उसका याक हो गया। ताशी नमग्याल इनका नाम था, जिनको ढूंढते हुए ऊंची चोटियों पे पहुंचे, जो कि टॉप पार्ट ऑफ द हिल्स था। करगिल के हिल टॉप एरिया में ये बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने याक को ढूंढ रहे थे। तभी इन्होंने अपना दूरबीन निकाला और बड़े ही ध्यान से उसको चारों तरफ ढूंढने लगे, देखने लगे। तभी इनकी नज़र पड़ी एक ऐसी गतिविधि पे जहाँ पे 5 से 6 लोग काले लिबास में कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी करते दिखाई दिए। पत्थरों को हटा के खिसका के उनमें बंकर बनाते हुए उनके पास चहलकर्मी दिखाई दिए। तुरंत ये वहाँ से भागते हुए वापस नीचे आए और तुरंत वहाँ पे मौजूद आर्म फोर्सेस के जवानों को सूचना दी। और मैं आज आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आमतौर पे शायद ही आपने सुने होंगे या जाने होंगे। जब आगे सूचना दी तो जवानों ने पहली बात तो इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब इसने अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की कसमें खाई तो भारतीय सेना थोड़ी सीरियस हुई। उन्होंने जाके अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया और 5 मई 1999 एक पेट्रोलिंग दस्ता, पेट्रोलिंग पार्टी को, टोही दल को ऊपर रवाना किया, देखने के लिए, नज़र डालने के लिए कि क्या वाकई ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की, उसने जो है इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत की, गुस्ताखी की। तो जो पाकिस्तान है उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें दौड़ती रहती हैं, जिसका उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसा ही कुछ 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने गुस्ताखी करने की कोशिश करी। उसको लगा कि LOC के पास जाके वो कुछ बाउंड्री के अंदर घुस जाएगा। सर्दी के दिनों में अक्सर ऊंची हिल से पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना दोनों ही अपने बंकर्स को छोड़ के नीचे की ओर आ जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी आर्मी ने, ये बोल के कि वहाँ पे तो कुछ लोकल टेररिस्ट आतंक मचा रहे हैं, वही कब्जा कर रहे हैं। उसने अपनी आर्मी का नाम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करा। स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान आर्मी ने हाई एल्टीट्यूड पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी मुख्य मंशा ये थी कि श्रीनगर से लेह जाने वाला जो नेशनल हाईवे है NH-1D, जो कि LOC के बहुत नज़दीक है, ये लेह को जोड़ता है। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि किसी तरीके से सियाचिन ग्लेशियर को जाने वाला जो रास्ता है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। जब भारतीय सेना वहाँ पे अपने एमुनेशन, खाना पीना, राशन पानी, गोला बारूद, असला लेके निकलेगी, उनके रोड को हम जाम कर देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे और सियाचिन पे इनडायरेक्टली पीछे से जाके कब्जा कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ये भूल गई थी कि भारत माता के वीर शेर, वीर पुत्र दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के, उसके कलेजे में चीरते हुए हाथ डाल के, उसकी गुस्ताखी से भरा हुआ कलेजा बाहर निकालने की ताकत रखता है, जिसको बखूबी अंजाम दिया ऑपरेशन विजय के मद्देनजर। उसने क्या सोचा कि अब हम किसी तरीके से जब इस NH-1 को हासिल कर लेंगे तो पाकिस्तान के पास भारत आएगा, फरियाद लेगी। क्योंकि इनको आदत पड़ी थी पुराने समय से कि हिंदुस्तान की सरकारें आती हैं, टेबल पे बातें करती हैं और जैसा हम कहते हैं ऐसा मानती हैं। पर वो भूल गए थे कि इस बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, वो देश के लिए सर कटा देंगे पर झुकेंगे नहीं, ना ही पीछे लौटेंगे, ना ही 1 इंच जमीन किसी दुश्मन को सौंपेंगे। लेकिन भारतीय सेना और इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ने इसके इस इरादों को चकनाचूर कर दिया। 6 मई के आसपास ये सूचना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी गई। उनको सूचित किया गया कि इस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं पाकिस्तान की ओर से, अगली कार्रवाई का आदेश दिया जाए। साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ 8 मई को पाकिस्तान के घुसपैठी, उनकी जो फौज यहाँ पे बैठी थी, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं को इस बारे में जानकारी दी। 9 मई 1999 पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। टॉप हिल का फायदा उठाते हुए ये पूरी नज़र रखे हुए था भारतीय सेना की मूवमेंट्स पे, उनकी कार्रवाई पे। इसने भारतीय सेना के आर्म एंड एमुनेशन डिपो पे 2 लॉन्चर दाग के तहस नहस कर दिया, जिसमें भारतीय सेना का बहुत ही भारी मात्रा में गोला बारूद असला तबाह हो गया। तकरीबन 100 से 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान उस दिन झेलना पड़ा था हमें। कारगिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीचों बीच बनी इस आर्म्स एंड एमुनेशन डिपो को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, पर उसके बाद पाकिस्तान को क्या जवाब मिलने वाला था उसके बारे में शायद इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
आगे कहानी सुनाता हूँ। 10 मई के आसपास आला अधिकारियों की मीटिंग दिल्ली में हुई। उसके बाद अगले आदेश की कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। 14 मई 1999 भारतीय सेना की तरफ से एक टोही दल, एक पेट्रोलिंग पार्टी इनकी गतिविधियों पे, पाकिस्तानी रेंजर्स की गतिविधियों पे नजर रखने के लिए टॉप हिल की तरफ भेजी गई, क्योंकि वो ऊंचाई पे बैठ के स्ट्रैटेजिकली सारी गतिविधियों पे नजर रखे हुए था। पूरा दिन भर भरी दोपहरी में हमारे जवान जो कि जाट रेजिमेंट के थे दिन भर गश्त करते रहे। रात को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जब वो रुके तो बुज़दिल पाकिस्तानी आर्मी ने उनको दबोच लिया, उनको बंदी बना लिया और उसके बाद वो अमानवीय हरकत करी जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता, जो आर्मी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे जवानों का सर धड़ से अलग कर दिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई, शरीर में बोटी बोटियां काट के उनको वापस भेज दिया गया। ये औकात है इस घटिया पाकिस्तान की और उनकी घटिया आर्म फोर्सेस की। अगर वाकई ऐसी आर्मी होती तो कभी भी हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों की आंखें नहीं निकालती, उनका शरीर नहीं काटती, उनकी गर्दनें नहीं काटती, मर्द की तरह सामने से वार करती जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस करती हैं। उनको बड़ी भारी भरकम यातनाएं दी गई, इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन दूसरी ओर आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो भी दुश्मन देश का गुणगान गाते हैं, उनके लोगों की सपोर्ट करते हैं, उनकी सरकार की, उनकी आर्मी की सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को या तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए या फिर अपने आप को सीधे सीधे पाकिस्तानी घोषित कर देना चाहिए। जाट रेजिमेंट की पेट्रोलिंग पार्टी जो गई थी उसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया, जो कि हाल फिलहाल में लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट हुए थे और पहली सैलरी भी इन्होंने कैप्टन की नहीं उठाई थी। मशकों से बटालिक के बीच तकरीबन 120 किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तानी फौज फैल चुकी थी। द्रास, काशकर, बटालिक मुश्कों के तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर तक ये लोग घुसपैठ कर चुके थे। कारगिल से एनएच और अर्ट टॉप हिल तक पाकिस्तानी फोर्सेज ने तकरीबन 80 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। इन्होंने प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजिकली स्ट्रिंगर मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एमएमजी, मल्टी बैरल गन्स और वो सभी अत्याधुनिक हथियार अपने साथ रखे हुए थे जिससे कि भारतीय सेना को पलटवार दे सकते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के 100 और हमारे 10 उस टाइम पे बराबर थे, क्योंकि वो हाइट पे बैठे हुए थे, ऊंचाई पे बैठे हुए थे। और जब आप ऊंचाई से, हाइट से देखते हो किसी चीज को नीचे, तो आपको हर एक मोमेंट साफ साफ दिखाई देती है। वहीं पे जो नीचे से ऊपर की तरफ हमला करता है, देखता है, तो उसको बहुत ज्यादा खामियों का एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता है। अगर भारत चुपचाप कदम पीछे हटा लेता तो पाकिस्तान बटालिक तुर्तुक क्षेत्र पहाड़ियों पे कब्जा कर लेता और भारत से सियाचिन को पहुंचने वाली जो भी सप्लाई थी उसको रोकने में मजबूर कर देता। दूसरी तरफ उसकी कारगिल के पास मशको घाटी के नालों पे कब्जा करके भारी घुसपैठ की भी इंडायरेक्टली तैयारी में जुटा हुआ था पाकिस्तान। उसके बाद अपना वही पुराना रोना रोता यूएन में जाके कश्मीर के नाम पे स्ट्रैटेजिकली उनको दबाव देता। लेकिन इस बार अमेरिका ने भी पाकिस्तान की नहीं सुनी थी। वो घुमा फिरा के एलओसी की लाइन को ही चेंज करना चाहता था, काफी आगे तक बढ़ के भारतीय सीमा को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अब 18 मई 1999 को दोबारा से एक आला अधिकारियों की मीटिंग हुई दिल्ली में। उसके बाद 19 मई से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ऑफिशियली इसको छेड़ दिया गया, जंग को स्टार्ट कर दिया गया। 21 मई सन 1999 आर्मी चीफ मलिक साहब इस विषय पे प्लानिंग करना शुरू कर चुके थे। 24 मई 1999 एयर चीफ टिपनिस साहब को बुलाया और अपने ऑफिस में बैठ के एक डिटेल्ड प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद उसी रात को जो है पहली स्ट्राइक की ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुकी थी, जो टाइगर हिल्स बुल्ताडोलो में एक सक्सेसफुल स्ट्राइक में काफी हमने चीजों को डिस्ट्रॉय किया। 25 मई 1999 उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सूचना को सार्वजनिक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखा। 26 मई 1999 भारतीय सीमा के खेमे में बैठे इंडियन एयरफोर्स के वो लड़ाकू विमान बुरी तरह से भूखे बैठे हुए थे पाकिस्तान का खून पीने के लिए, उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिन्होंने गुस्ताखी की थी हमारी भारतीय सेना में आंख उठा के कदम डालने की। उस समय अपने एयरफोर्स के बेड़े में MiG-21, MiG-27, Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुके थे। टाइगर हिल्स .4590 पे रात को बड़ा हमला किया गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि क्योंकि ये हमला हिल्स पे किया जा रहा था एयरक्राफ्ट के द्वारा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं लेमन लैंग्वेज में। अगर आप हिल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, सपोज ये हिल है, यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट लेकर आओगे तो इसके बीच में जो पोर्शन है वहाँ पे एयर अटैक करना, एयर रेड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब जेट फास्ट स्पीड में जाएगा तो आगे टकरा सकता है। तो बड़ा देख के बहुत हाइट से इसको अटैक करना था, वो बड़ा स्ट्रैटेजिकल पॉइंट था। और 100 में से 1-2% चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हम पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। और ऊंचाई पे बैठा दुश्मन इस बात का एडवांटेज उठाता रहा,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता साहब जब MiG-27 को लेके उड़ रहे थे तभी पाकिस्तान की ओर से एक स्ट्रिंगर मिसाइल का अटैक आया और उनके जेट को स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने तुरंत इजेक्ट किया, लेकिन नीचे उतरते वक्त वो पाकिस्तान की सीमा में लैंड कर गए, जहां पे अनप्रोफेशनल पाकिस्तानी आर्मी ने उनको बंदी बना लिया और अनगिनत यातनाएं दी। जब भारतीय एयरफोर्स से कांटेक्ट टूट गया, उनको लगा कि यार कुछ हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, तभी MiG-27 में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जी MiG-27 को लेकर उड़े, स्ट्राइक शुरू करी, तभी उनका विमान भी ध्वस्त कर दिया गया। और जो वो इजेक्ट होके प्लेन से नीचे उतर रहे थे, जेट से नीचे उतर रहे थे, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आर्मी वालों ने उनके शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। उनके शरीर में इतनी हजारों सैकड़ों गोलियां ठोकी कि शरीर में कुछ हड्डियों के पीसेस ही पैराशूट के साथ नीचे उतरे, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था। अगर ये सब सुन के भी आज की पीढ़ी का खून नहीं खोला तो जान लो कि तुम आगे भारत की रक्षा नहीं कर पाओगे। खून में बाल लेके आओ, वो जोश लेके आओ। तो मैं याद दिला रहा हूं भारत माता के वीर सपूतों की कुर्बानी, और 1999 की उससे पहले न जाने कितने बलिदान दिए भारत माता के वीर बेटों ने, जिसकी याद दिलाना रॉयल सोल्जर को बहुत इंपॉर्टेंट अपने देश के युवाओं के लिए। 27 मई को हमने जो है बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया टाइगर हिल्स के काफी सारे पॉइंट्स को और पॉइंट 45, 90 को बुरी तरीके से। आर्टिलरी शेलिंग हमारी तरफ से जबरदस्त की जा रही थी, दूसरी तरफ से भी बेहद तरीके से की जा रही थी। 28 मई तक हम काफी सारी पोस्ट पे कैप्चर करना शुरू कर चुके थे। 3 जून को हमारे एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया गया था। 1 जून से लेकर 4 जून के बीच पाकिस्तान की ओर से भारी आर्टिलरी शेलिंग की गई, जिसकी वजह से NH-1D को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। हमारी सारी जितनी भी मूवमेंट थी उसको रोक दिया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने सब्र से काम लिया। उनका गोला असला बारूद आराम से उनको बर्बाद करने दिया। उसके बाद 4 तारीख की रात को हमने चढ़ाई शुरू कर दी। अब हमारी तरफ से भी आर्टिलरी शेलिंग, एयर रेड बुरी तरीके से की जा रही थी। थल सेना हमारी धीरे धीरे आगे मूव करना शुरू कर चुकी थी। इसी दौरान जब हम आगे बढ़ रहे थे, जो हमने दुश्मन को मारना शुरू किया, तो इन्हीं मरने वाले दुश्मनों में से पता चला कि ये लोग खुद पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे। इनके आई कार्ड से और इनके डॉक्यूमेंट से, इनके वॉलेट्स में रखे पेपर से, इनकी फैमिली फोटोज से, इनके नाम से, इनके दस्तावेजों से जब भारत ने इनको ऑफिशियली प्रोड्यूस किया पाकिस्तान को, तो कितने बुज़दिल हैं पाकिस्तान वाले, खुद ही मुकर गए अपने शहीदों के शवों को लेने के लिए और उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। इससे कितना नीच हो सकता है पाकिस्तान, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। 6 जून को भारत ने स्ट्रैटेजिकली ट्रायंगुलर स्ट्राइक को अंजाम दिया, त्रिकोणीय जिसको बोलते हैं। तीनों डायरेक्शन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, तीनों डायरेक्शन से जो हमने साइड से चढ़ के गए, सामने से, फ्रंट से गए, हर एक एंगल से उसको घेर लिया और मुंह तोड़ जवाब देके काफी सारी पोस्टों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। 9 जून तक बटालिक सेक्टर में काफी सारी पोस्ट को हम कैप्चर कर चुके थे। 15 जून 1999 डरपोक पाकिस्तान ने गुहार लगाई अमेरिका में। उनको बोला कि इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गया था कि अमेरिका कोई दूध पीता बच्चा नहीं, हर एक आहट पर, एक मोमेंट पे बड़ी गहरी नजर रखता है। वो उसको मालूम था कि कौन गलत है, इसलिए अमेरिका ने सीधा सीधा हाथ पीछे खींच लिए और पाकिस्तान को नसीहत दी कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो चुपचाप वापस लौट जाओ। अब 14 से लेकर 28 जून तक कंटिन्यूस शेलिंग चलती रही, दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। अनगिनत भारत माता के वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें काफी सारे नाम आप पहले से भी जानते हो। कैप्टन बत्रा को कौन नहीं जानता, भारत माता के वीर शेर पुत्रों को कौन नहीं जानता। काफी सारे ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा, पर सैल्यूट है भारत माता के हर एक वीर जवान को। भारत माता की मिट्टी को अपने खून से सींचा है, उसे गौरवान्वित किया है। 29 जून तक चलते चलते पॉइंट 5010 और पॉइंट 5100 पे बुरी तरीके से हम पूरा कैप्चर कर चुके थे। अब रात बीती, दिन निकला 3 जुलाई 1999। भारत ने रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास भयंकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान की अनेकों पोस्ट हमने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी और टाइगर हिल पे हमारा कब्जा हो गया। 5 को चलते चलते द्रास सेक्टर में ऑलमोस्ट हमारा पूरा कब्जा हो चुका था और पाकिस्तानी फौज वहां से भागने पे मजबूर हो चुकी थी। 6 जुलाई को जब पाकिस्तान की समझ में आ गया कि हिंदुस्तान ने उनका बैंड बजा दिया है और पीछे से अमेरिका का भी प्रेशर था, तो दबे पांव उसने विड्रॉ करने की सोची और अपनी आर्म फोर्सेस को वापस बुला लिया। बटालिक की बाकी अन्य पोस्टों पर भी हमारा कब्जा हो चुका था। चलते चलते ऐसे दिन बीतते रहे। 14 जुलाई 1999 भारत के प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ने यह ऑफिशियल ऐलान कर दिया कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने वापस अपने कब्जे में कारगिल को ले लिया है और हमारा जो ऑपरेशन विजय था इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से और सफेद सागर व्हाइट सी जो एयरफोर्स की तरफ से था,
उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। इस दिन को बड़े अच्छे से हिंदुस्तानियों ने सेलिब्रेट किया और भारत माता के वीर सपूतों को दिल से एक सैल्यूट ठोका, जिसे आज की जनरेशन को भूलना नहीं चाहिए। अब 15 से 25 जुलाई के बीच सर्च एंड रेस्क्यूज इंडियन आर्म फोर्सेस कर रही थी, ढूंढ ढूंढ के दुश्मनों को निकाल रही थी। अगर उनको गोलियां लगी थी अधमरी हालत में, अगर वो तड़प भी रहे थे तो उनको फर्स्ट एड दिया, उनको इलाज दिया। अगर वो मर रहे थे तो बाइज्जत उनको दफनाया गया, उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और अपने जवानों का भी। लेकिन पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी और बुज़दिल सरकार इतनी घटिया निकली कि इन्होंने अपने जवान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। बोले कि हमारे जवान है ही नहीं, जबकि साफ साफ उनकी यूनिफॉर्म, उनके वेपन्स जिन पे कोडिंग्स गुदी हुई थी, उनके आई कार्ड साफ दर्शा रहे थे कि उनके जवान है। पर पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो वर्ल्ड को दिखाना नहीं चाहते थे उनको एक्सेप्ट करके कि पाकिस्तानी आर्मी को इस तरीके से बुरी तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने मार गिराया है। 26 जुलाई 1999 करगिल दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया गया। आज का दिन जिसको हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक बच्चे को, हर एक युवा को आने वाली पीढ़ियों तक बताना है, समझाना है और इस जज्बे को अपने दिल में लेके आगे बढ़ना है। उस कुर्बानी को कभी नहीं भूलना जो भारत माता के वीर सपूतों ने हमको दी है। जिस आज़ादी में आज आप लोग घूम रहे हो ना, बैठ के इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ड्राइंग रूम में, एसी रूम में बैठ के टीवी देख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, फ़ोन पे दोस्तों से बात कर रहे हो, आप ये भूल जाते हो कि इसके पीछे इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपकी सेफ्टी के लिए 50-55 डिग्री की धूप में, -50-60 डिग्री सेल्सियस की ठंड में, शरीर को जमा देने वाली ठंड में, बर्फीले रेतीले तूफानों में इंडियन आर्म फोर्सेस देश के लिए, जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए खड़ी रहती है। तभी हम लोग यहाँ पे खड़े होके दो शब्द बोल सकते हैं, ऐसे यूट्यूब के सामने बैठ के स्क्रीन पे ऐसे वीडियोस को देख सकते हैं। तो जब भी रास्ते में किसी आर्म फोर्सेस के जवानों को, पैरामिलिट्री के जवानों को देखो, उनको एक सैल्यूट दो, उनकी हेल्प करो और उनके पीठ पीछे उनके परिवारों का आप परिवार बनो, उनको किसी भी तकलीफ से ना गुजरने दो। मैं सैल्यूट करता हूँ हर एक आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जुड़े हुए परिवार के बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को, हर एक माँ बहन को जिनका वीर सपूत भारत माता की रक्षा में लगा हुआ है, हर एक बच्चा जिसका पेरेंट, मदर हो या फादर देश की सेवा में लगा हुआ है। आप कितना सेक्रीफाइस करते हो, इस बात को आप ही समझ सकते हो, ये सच्चा हिंदुस्तानी समझ सकता है। तो मैं देश के नौजवान से बोलना चाहता हूँ कि अपने खून में जोश उबाल हमेशा रखो। भारत माता के वीर सपूतों की उस कुर्बानी को कभी मिटने मत देना, झुकने मत देना। उस तिरंगे का संतरी, सफेद, हरा सिर्फ रंग नहीं है, वो उस लहू की कुर्बानी है जो भारत माता के वीर शेरों ने देश के लिए दी है। इस वीडियो को देश के हर एक युवा तक पहुंचा, उनको इस बलिदान के बारे में बताएं ताकि उनको गर्व हो अपने देश पे, अपने देश की आर्म फोर्सेस के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और, देश का युवा ही देश का भविष्य है। अगर देश का युवा मजबूत है, भारतीय एकता, अखंडता में विश्वास बनाए रखो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे लड़ना छोड़ो, क्योंकि देश के लिए जो खून बहाता है ना सरहद पे, वो ना तो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। हर एक धर्म का हर एक जवान अपना खून बहाता है देश के लिए, तिरंगे के लिए, भारत माता के लिए। अगर आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे लड़ोगे तो धिक्कार है आपके ऊपर। तो एकता, अखंडता को बनाए रखें और ऐसे देश का नाम आगे रोशन करते रहे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय।